तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सीटेट पेपर 1 के ईवीएस की जो है पीवाईक्यू कराने वाला हूँ। संपूर्ण व्याख्या कराऊंगा, मतलब कि जो मैं कंटेंट आज आपको कराने वाला हूँ ना, जो 15 एमसीक्यू कराने वाला हूँ, उन एमसीक्यू के सारे एक्सप्लेनेशन मैं आज की इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ये हमारा जो है कंटेंट वाली वीडियो है। 15 बाय 15 जो है मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि आपके पेपर में जो है कंटेंट के 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 मार्क्स के पेडागोजी के। तो आपको तो मालूम ही है कि मैं पहले जो है कंटेंट वाली वीडियो, मतलब जो 1, 3, 5 ऐसे करके जो वीडियो है ना मेरी, ये कंटेंट वाली वीडियो है। बाकी जो इवन नंबर है, जैसे कि दूसरी वीडियो, चौथी वीडियो, ये आपको जो है पेडागोजी वाली वीडियो मिलेगी। तो जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप सारी प्लेलिस्ट को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति, ये देखो ये वाला क्वेश्चन अब जो है आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और ये 3-4 साल से जो है ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो इसको हम नकार नहीं सकते। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको जरूर करना है, और इसको तरीका भी मैं आपको बता दूं किस तरीके से करना है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, यानी कि सूरत गुजरात से नगर कोइल, जो कि केरल में है, जाने के लिए बैठा। यानी कि सूरत से जो है नगर कोइल केरल में जाने के लिए जो है ट्रेन में बैठा। कितने तारीख को? 29 तारीख को, ठीक है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पे नगर कोइल पहुंची, यानी कि केरल पहुंच गई। यदि सूरत से नगर कोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल कितनी होगी? औसत चाल का मतलब है, इसमें आप जो है स्पीड पूछा गया है, मतलब आपको डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, क्या निकालना है आपको? स्पीड निकालनी है। जब अगर दो चीजें गिवन हो, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, ये ऑप्शन देख लो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें डायरेक्ट, तो देखो इन्होंने डिस्टेंस तो हमें दे रखा है, डिस्टेंस कितना है वो तो हमें जो है इसमें गिवन है, लेकिन हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो देख लो भाई, 29 नवंबर को रात 19:45। अब बोलोगे ये 19:45 12 घंटे में कैसे होगा? तो भाई इसमें से 12 माइनस कर दो, सीधी सी बात है, वो आपका जो है आ जाएगा। तो 19:45 में से जो है 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 7:45 जो है आपका आएगा, यानी कि 7 तो 30 नवंबर की रात 19:45, यानी कि 7:45 तक आप खुद बताओ कितना होगा। 29 नवंबर को, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आप समझना ध्यान से मेरी बातों को। 29 नवंबर को रात के 7:45 से जो ट्रेन चली, और 30 नवंबर के रात के 7:45 तक कितने घंटे हुए? 24 घंटे हुए, ठीक है, 24 घंटे ये निकल गया। उसके बाद 30 नवंबर की रात 19:45 से 1 दिसंबर, क्योंकि 1 दिसंबर को केरल पहुंची थी ना, तो हमें इसका भी तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। तो 7:45 से लेके 1 दिसंबर को अगली सुबह 11:45 तक कितना समय होगा? अगर आप टोटल काउंट करोगे ना, तो इसमें 16 घंटे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास 24 घंटे आ गए, 16 घंटे आ गए, दोनों का कुल हो गया 40 घंटे। अब हमारे पास क्या है? स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी अपॉन कुल समय, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस हमें है, तो देख लेते हैं आगे कैसे निकालेंगे। कुल दूरी, ये मैंने जो है कुल दूरी ऊपर में जो है डिस्टेंस ऊपर में डाला और नीचे जो है टाइम डाला। तो इसको जैसे आप कट करोगे ना, तो आपका 53 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी कि जो ट्रेन की जो औसत चाल थी वो 53 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो 1 नंबर आपके कहीं नहीं है। और आपको पता है एक नंबर से ही जो है आपके 90 नंबर बनेंगे। तो 1 नंबर को ये मत सोचना कि इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये तो मैंने पूरा आपको समझाने के लिए इतना तामझाम आपको समझाया है। आपको सिर्फ इतना करना है कि भाई पहले टाइम निकाल लेना है, अगर मतलब स्पीड पूछ रहा है तो टाइम निकाल लेना है, या अगर टाइम गिवन है तो डिस्टेंस निकाल लेना है। तो इस करके जो है आपको डिवाइड कर देना, बस। ये आपका जो है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए है भाई। इंग्लिश वाले बच्चे देख लेना भाई, इसका जो है 53 किलोमीटर प्रति घंटा पर हार है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल रीओन्ड वेट लिफ्टर, यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टर कौन है हमारी इंडिया की, तो वो आपको बताना है। तो पहला है सुनीता विलियम। क्या सुनीता विलियम है? बचेंद्री पाल, ये तो भाई वो पहाड़ों पे चढ़ी थी ना, वो है ना। सूर्यमणि और कल्लम महेश्वरी,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो चलो भाई एक्सपीरियंस से जो है सभी को एक्सप्लेन कर लेते हैं कौन किस फील्ड में चीता है। जैसे कि आप सीटेट के लिए चीता बन रहे हो, तो देख लेते हैं इनमें से। पहले हम बात कर लेते हैं सुनीता विलियम। आप सभी को पता है कि ये जो सुनीता विलियम है ये हमारी इंडिया की है, लेकिन अभी काम कहाँ पे कर रही है? वो नासा में काम कर रही है, अंतरिक्ष यात्री है, आप सभी को मालूम है। और इसकी हाल फिलहाल में न्यूज़ भी आई थी कि 9 या 10 महीने जो है ये अंतरिक्ष में फंसी रही थी और फिर वहाँ से ये लौट के सफलतापूर्वक जो है यूएस लौटी थी। तो सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है, जन्मी भारत में है लेकिन वो काम वहाँ पे करती है। जिनकी जड़ें भारत से, मतलब बॉर्न वो भारत से है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में कई मिशन पूरे किए हैं। इनकी उपलब्धि की बात करें तो महिला में सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का जो है रिकॉर्ड इनके नाम रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि 9-10 महीने जो है ये अंतरिक्ष में फंसी रही थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, तो इसलिए जो है इसके नाम जो है रिकॉर्ड हो गए। तो सुनीता विलियम के बारे में पता चल गया, लेकिन आंसर सुनीता विलियम नहीं है, आंसर कुछ और है। आंसर आप देखते रहना, मैं सबका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी थोड़ी है जो क्वेश्चन में सुनीता विलियम से भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। बचेंद्री पाल में क्या है? ये पर्वतारोहण है, ये जो पहाड़ों पे चढ़ती है। बचेंद्री पाल भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने जो है एवरेस्ट की चोटी फतेह की थी, यानी कि 1984 में सबसे पहले चढ़ने वाली भारतीय महिला बचेंद्री पाल थी, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। इन्होंने पद्मश्री से सम्मानित जो है इनको किया गया। ठीक है, ये हो गया, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है कल्लम महेश्वरी। कल्लम वो तीसरा जो था ना, सूर्यमणि कोई नहीं है, ऐसी नाम था वो, ऐसी सीटेट ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए नाम डाल दिया। तो सूर्यमणि नहीं है, सूर्यमणि कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसी नॉर्मल नाम है, उसका कुछ उपलब्धि वगैरह कुछ नहीं है। कल्लम महेश्वरी जो है इस वीडियो कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो जो है एक जो है क्या है, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर है। कल्लम महेश्वरी भारत की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक खेल में वेट लिफ्टिंग के कांस्य पदक 2000 सिडनी ओलंपिक जो है जीता है। ये कुछ होता होगा 2000 सिडनी, कुछ मतलब होगा मेडल वेडल कुछ होगा, लेकिन हमको इतना डिटेल में तो पूछेगा नहीं ना कि भाई कौन सा 2000 सिडनी मेडल क्या है, नहीं है, इतना डिटेल में जानना भी नहीं है। इन्हें पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से जो है नवाजा गया। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि वेट लिफ्टर पूछा था ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ों का यानी कि रूट से, ये जो है इनमें से कौन सा एक समूह जो है, मतलब तीनों नाम रूट के होंगे, मतलब वो जो तीनों नाम होंगे वो रूट के होंगे, बताओ। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? वही पहला है चुकंदर, आलू, अदरक। उसके बाद गाजर, हल्दी, अदरक। तीसरा शकरकंदी, मूली, हल्दी, और गाजर, चुकंदर, मूली। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आलू तो भाई जड़ का ही है, लेकिन आलू जड़ का नहीं है। चलो भाई इसको डिटेल में हम बताते हैं आपको। जो चुकंदर खाते हो वो जड़ का है, बिल्कुल सही है। जो आलू है वो आपका जड़ का नहीं है, वो तना का है, जिसे हम कंद भी बोलते हैं। अदरक वो भी तना का है, इसको हम राइजोम भी बोलते हैं। उसके बाद गाजर जड़ के हैं, हल्दी तना का है, अदरक तना का है। ध्यान रखना जड़ तीनों में होगा तभी वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद शकरकंदी जड़ है, मूली जड़ है, लेकिन हल्दी तना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। चौथा क्या है? गाजर जो जमीन से निकलता है जड़ है, चुकंदर जड़ है, मूली जड़ है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है रेगिस्तान ओक। इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। नाम का जो है एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अब तो काफी लेंथी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भाई आपको ये बताने की जो रेगिस्तान डेजर्ट ओक नाम का जो पेड़ है, रेगिस्तानी ओक नाम का जो पेड़ है, वो कहाँ पाया जाता है? आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में। ये कंफ्यूजिंग वाला है, ध्यान रखना। राजस्थान आप सोच रहे हो तो थर्ड ऑप्शन को मत टिक कर देना। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में, या बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलो भाई एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं डेजर्ट ओक के बारे में। इसका जो मनोवैज्ञानिक नाम है ना वो क्या है? एलोकेसरिया डिकेसिना। ये याद रखना, हिंदी में मैंने इसलिए लिख दिया है, थोड़ा सा बोलने में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी। तो एलोकेसरिया डिकेसिना इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। यह एक खास किस्म का जो है पेड़ होता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जो है सूक्ष्म सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह पेड़ बहुत कम पानी पीता है और ये जो है बहुत कम पानी में भी जो है जीवित रह सकता है, मतलब इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, जब भी तो रेगिस्तान में सर्वाइव कर पा रहे हैं ना। और इसकी जड़ें जो है बहुत ज्यादा गहराई तक जाती है, इसलिए जो इसको पानी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत गहराई में जाएगी तो क्या होगा, वहां से सो पानी ले लेगी है, ताकि पानी प्राप्त किया जा सके। इसका उपयोग जल संरक्षण, छाया, पारंपरिक रूप से आदिवासी जीवन में भी इसका होता है। लोग जो यहाँ से पानी वानी भी इसके जड़ों से जो है, मतलब इसके तना से जो है पानी वानी भी प्राप्त कर लेते हैं। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद इस वीडियो का हमारा जो है 5वां क्वेश्चन है नेपंथीस का पौधा क्या है? मतलब ये आपको जो है 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको बताने की इनमें से कौन सा सही है, ये सही आपको बताना है। तो पहला है
यह पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है भाई। इसका आकार घड़े जैसा होता है, बिल्कुल, और इसका जो मुंह होता है एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल। ये भी जो है सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो नेपंथीस का जो पौधा है ना, एक तरीके से वो जो आपका पिचर प्लांट होता है ना, उस तरीके का भी जो है ये होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसा कर जो है उनका शिकार करते। नहीं भाई, ऐसी बात तो नहीं है। सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़े को, तो सिर्फ छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े कीड़े मकोड़े को भी जो है फंसा लेता है, ऐसी बात नहीं है। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। मोहक आवाज नहीं, गंध निकालता है, सड़े हुए जो है गंध निकालता है। इससे क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो पागलों की तरह इसकी तरफ जो खींचे आते हैं और फिर ये ट्रैप कर लेता है। तो इसका जो है पहला सही है, दूसरा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है, केवल ए और बी, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है भाई, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए देख लेना भाई। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले, आप सभी को पता है भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ। महात्मा गांधी ने जिस दांडी के के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? गांधी जी ने जो है एक नमक कानून तोड़ा था, जो अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था, और गांधी जी ने उसको तोड़ा। क्यों तोड़ा? उसका रीजन ये था कि भाई नमक तो सबके लिए जो प्राकृतिक संसाधन है, अब पानी पे कोई टैक्स लगा दे तो आपको कैसा लगेगा? मतलब लगेगा ना भाई, ये तो साझा संपदा साझा हिस्सेदारी। जब साझा संपदा साझा हिस्सेदारी है तो उस पर कोई टैक्स क्यों लगाएगा? अब आप कोई जो पानी की बोतल मिलती है भाई, वो पानी की बोतल नॉर्मल पानी की बोतल नहीं है, तो उसको प्योरीफाई करके आपको दिया जाता है, तो ही कंपनी आपसे जो है चार्ज करती है। तो आपको यह बताने की जो दांडी की जो उन्होंने यात्रा की थी समुद्र तट तक, तो आपको जो है ये बताना है कि वो कौन सा जो है, मतलब भारत का वो कौन सा जो है राज्य है। तो मतलब समुद्र तट के पास ही कोई राज्य होगा ना। क्या आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है या गुजरात है? तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को जो है अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा शुरू की थी, जो कि नमक सत्याग्रह आंदोलन था। 6 अप्रैल 1930 को जो है गुजरात राज्य के दांडी समुद्र तट पे जो है ये समाप्त हुई। वहाँ पे उन्होंने जो है जाके और नमक बनाया, और जो अंग्रेजों के द्वारा जो नमक पे जो कानून लगे थे, टैक्स लगे थे, उसका जो है खंडन किया। इस यात्रा का उद्देश्य था कि नमक कानून का उल्लंघन कर अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण करों को, यानी कि टैक्स का विरोध करना। यह आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, हो गया आपका वो। 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है? उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिकरोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह क्या है? तो एक सिकरोना पेड़ होता है, उसकी छाल से जो है ना इस चीज का उपचार किया जाता है। तो देख लो भाई, मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। चलो भाई, इसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आंसर आप तो खुद ही पता चल जाएगा। पहले हम जान लेते हैं सिकरोना जो पेड़ है, इसका उत्पत्ति स्थान के। सिकरोना एक पेड़ है जो पहले दक्षिण अमेरिका में जो है पाया जाता था। अब इसे भारत के दार्जिलिंग, नीलगिरी और सिक्किम जैसे ठंडे इलाके में जो है उगाया जाता है। मतलब पहले जो सिर्फ दक्षिण अमेरिका में ही पाया जाता था, लेकिन वहां से कोई व्यक्ति आया होगा जिसने मतलब इस पेड़ को लगाया होगा, तो अब जो है हमें इन सभी जगहों पे भी जो है देखने को मिलता है। इन सभी जगहों का नाम भी याद रखना, क्या पता कुछ भी पूछ सकता है भाई। इसके बाद इसका औषधीय गुण की हम अगर बात करें, तो जो इसकी छाल है ना, इसको हम क्विनीन नामक औषधि जो है हम इस छाल से प्राप्त कर, उनकी छाल से जो है क्विनीन नाम की जो एक औषधि होती है वो हमें प्राप्त होती है, जो मलेरिया के इलाज में उपयोगी होती है। तो किसके इलाज में? मलेरिया के इलाज में। ठीक है भाई। उसके बाद इस वीडियो का हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन देख रहे हो। क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, मेरे को पूरी स्लाइड इसमें जो है आ जाती है। इसी को पढ़ने में तो टाइम लगता है, पढ़ के उसको समझो फिर आंसर दो। और आप सभी को पता है 150 क्वेश्चन होते हैं, और 150 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है। उसमें से भी अगर आपको अच्छा जो है स्कूल या कॉलेज नहीं मिला, तो वहाँ पे जो है वो आपका जो है मतलब 15-20 मिनट तो वो डॉक्यूमेंटेशन करने में निकाल देते हैं। तो आपको मतलब इस तरीके से रखना है कि 2 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2.5 घंटे के हिसाब से मत चलना, 2 घंटे में आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से आपको इस लेवल की जो आपको स्पीड बनानी है। और इस लेवल की स्पीड तभी बनेगी जब आपको क्वेश्चन डीपली में पहले अभी समझो, पहले अभी कछुए की चाल में चलो। कहीं बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना मतलब डिटेल में आप सर जी पढ़ा रहे हो, कहीं सोच रहे होंगे फटाफट कोई पढ़ा दे, फटाफट सिर्फ आंसर बता दे। अभी तो आंसर आप फटाफट जान लोगे, लेकिन जब पेपर आएगा ना, पेपर में एग्जाम हॉल में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तब उस टाइम नहीं फटाफट कर पाओगे। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का यही है कि पहले कछुए की चाल चलो, तो जब एग्जाम आए ना तो उस टाइम खरगोश की चाल चलो। आई नो खरगोश कछुए से हार गया था, लेकिन वो तो कहानी है ना, लेकिन रियल लाइफ में तो आप वहाँ पे जो है ढील तो नहीं बरतोगे ना। तो इस चीज को ध्यान रखना कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पे स्थित है तथा उसका अस्पताल जो है वाई पे स्थित है। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ना, उसके बाद हम आगे इसको जो है आपको
पूरा चित्र के माध्यम से समझाएंगे। एक डॉक्टर है, उसका घर है एक्स पे और वाई पे जो है उसका जो है अस्पताल है, हॉस्पिटल है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने का जो कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो कि ठीक एक्स से पूर्व 600 मीटर की दूरी पे है, फिर बी पे जाते हैं जो कि ठीक ए से दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पे है, फिर वे सी पे जाते हैं जो कि ठीक बी के पश्चिम 120 मीटर की दूरी पे है, और फिर वो लास्ट में जो है वाई पे जाते हैं और अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर है उसका घर किस पे है, एक्स पे है, और उसका जो अस्पताल, उसको डॉक्टर को अस्पताल जाना है, वाई पे जाना है, लेकिन घर से वाई तक का जो रास्ता है ना वो सीधा नहीं है। सीधा नहीं है तो कैसे है, जैसे अभी मैंने बताया ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, इस तरीके से है। तो इसके ऑप्शन ये है। और चलो भाई इसके जो है मैं आपको अच्छे से जो आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि आप जो है फिर अपने एलिजिबिलिटी से क्या है दूर रहोगे। तो देख लो भाई, यहाँ पे मैंने मैप बना दिया है। तो अभी मैंने पीछे बताया कि जो एक्स से ए पे जाता है तो 600 मीटर, यानी कि ये एक्स है, एक्स से ए पे गया 600 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद ए से बी पे गया तो 450 मीटर दक्षिण। दक्षिण कहाँ होता है, पैरों के नीचे होता है ना, तो नीचे जाओगे ना दक्षिण, 450 मीटर बी पे गया। बी से जो है फिर सी पे गया 120 मीटर, फिर 120 मीटर हम सी पे गए, ठीक है। और उसके बाद सी से वाई पे जो है गया 90 मीटर, फिर सी से वाई पे 90 मीटर गया। अब पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में कि एक लास्ट लाइन आप ध्यान से पढ़ना कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा, यानी कि किससे पूछा, अस्पताल से पूछा है ना, तो अस्पताल से घर की दिशा पूछी है ना, तो वो बतानी है। तो भाई देख लो, अस्पताल वाई पे है और घर कहाँ पे, एक्स पे है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, जैसे ये ऐसे लाइन बना दो दिशा की, आपके राइट साइड में पूर्व होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, आपके सर के ऊपर जो है उत्तर होता है और टांगों के नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। तो लेकिन ये तो कहाँ जा रहा है, ये ऐसे क्रॉस जा रहा है। आपको पता है 8 दिशाएं होती है, इतना तो आपको बेसिक मालूम ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे है पश्चिम, यहाँ पे है उत्तर, तो इनके बीच की दिशा पूछी है ना, बीच की दिशा है ना ये, तो बीच की दिशा क्या है, उत्तर पश्चिम। ये जैसे मैंने यहाँ पे कर भी रखा है ना, देखो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो डॉक्टर का घर कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच में है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या आएगा, उत्तर पश्चिम, सिंपल, ठीक है भाई। ये आपके इंग्लिश वालों के लिए है, इंग्लिश में देख लेना भाई। उसके बाद हमारा 9वां है, चिरौ नाच कहाँ के लोग करते हैं, यानी कि मुजरा करते हैं ना, चिरौ डांस होता है। इसको याद करने का एक ही तरीका है, वो मैं अभी आपको जो है बताता हूँ। चिरौ डांस कहाँ पे जो है लोग करते हैं वो देख लेते हैं। आपके सामने झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो भाई देख लो, झारखंड मैं आपको सारे स्टेट के बारे में बताऊंगा ना, जिस भी स्टेट में कोई भी डांस हो रहा है तो वो सब डिटेल में बता देता हूँ। तो झारखंड में जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो क्या है, सरहोल का नृत्य है, डोमकच, जाडूर, पेका नृत्य, छऊ नृत्य कुछ ही क्षेत्रों में जो है किया जाता है। तो इन नृत्यों का अगर नाम आता है तो आपको झारखंड लगाना है। और इसकी विशेषता क्या है, यहाँ के नृत्य आदिवासी जीवन, कृषि, प्रकृति और त्योहारों से जुड़े होते हैं और उसी चीज का जो है वर्णन करते हैं। समझ गए, ये सारे नृत्य आपको ध्यान रखने कौन से स्टेट के हैं। उसके बाद मिजोरम में क्या है, चिराव नृत्य, कृत्यालम और छेइलम। तो चिराव नृत्य किसका है, मिजोरम का एम और चिराव का सी। सीएम होता है ना, सीएम एक पद है, हर राज्य का अपना अपना सीएम है, तो सी से एम याद रखना आप सीएम से, यानी कि चिराव जो है मिजोरम का है, सीएम, ठीक है। और बाकी नृत्य भी मैंने आपको बता दी, इन नृत्यों के बारे में पूछा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। चिराव नृत्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बांस की छड़ियों के साथ जो है ये जो है किया जाता है सामूहिक नृत्य। महिलाएं बेसिकली जो है ये करती है। और ये कौन से त्योहार पे, चप चार कोट के त्योहार पे जो इसको जो है किया जाता है। इस नृत्य को महिलाएं बांस के बीच नाचती है, पुरुष जो है छड़ियों को जो है लय में बजाते हैं। जैसे आपने देखा ना वो नीचे नीचे ऐसे, मतलब आप वीडियो देखना इसकी बहुत अच्छी है, यहाँ पे तो नहीं लगा सकते, यहाँ कहाँ लगाऊंगा वीडियो, तो आप देखना बहुत मस्त लगता है। और यह जो है मिजो जनजाति की संस्कृति पहचान है। तो मैंने आपको जो जो चीज बताया ना, इसमें आपको जो है सारे नृत्य के नाम याद रखने और कौन से स्टेट के वो याद रखने हैं। उसके बाद मणिपुर की बात करें तो इसका प्रसिद्ध लोक नृत्य है रासलीला, थांगता युद्ध शैली है एक, पुंग चोलोम और मायोबा जगोई, ठीक है। इसकी विशेषता है यहाँ के नृत्य धार्मिक होते हैं, खास करके श्री कृष्ण और राधा की कथाओं पे आधारित होते हैं। यानी कि ये जो नृत्य होते हैं ना, ये बेसिकली किस पे आधारित होते हैं, श्री कृष्ण और राधा की नृत्य पे आधारित होते हैं। मेघालय में कौन सा है भाई, साद शुक मिसिम और साद नेगक्रेम और लाहो नृत्य। यहाँ के नृत्य जो है खासी
खासी जनजाति का नाम है। जयंतिया, ये भी जनजाति है। गारो खासी जयंतिया द्वारा जो है किए जाते हैं। अब ये गारो खासी क्या है, ये गारो खासी और जयंतिया ये सभी जनजाति है, ठीक है। त्योहार में समूह में पारंपरिक वस्त्रों में जो है किया जाता है। त्योहारों के समूह में पारंपरिक मतलब वस्त्र वगैरह जो है त्योहारों में नए नए वस्त्र पहन के जो है इन सभी डांस को जो है किया जाता है। उसके बाद 10वें क्वेश्चन क्या है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपको बताने, यानी कि तमिलनाडु के आस पड़ोस में कौन कौन से राज्य है। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए तमिलनाडु कहाँ पे है, तो ये हमारे दक्षिण जो भारत का जो है एक राज्य है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। चलो भाई इसको डिटेल में मैप के थ्रू देखते हैं। इसको जो है मैप आ गया है। तमिलनाडु कहाँ पे, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु। और इसके आसपास कौन से राज्य है, ये भाई श्रीलंका। ये श्रीलंका राज्य नहीं, ये दूसरा कंट्री है, तो श्रीलंका मत लगाना उसमें से, ठीक है। पहला है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, ये तीनों ही जो है इसके आस पड़ोसी क्या है, राज्य है। तो यही इसका आपका करेक्ट आंसर है। देखो ना ऑप्शन में दे रखा है ना, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ठीक है। तो ये आपके जो है किसके निकटवर्ती राज्य है, तमिलनाडु के। ऐसे करके जो है आपको बाकियों के भी याद रखने, किसी के भी पूछे जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं सिर्फ तमिलनाडु के ही पूछेगा। तमिलनाडु का पूछ लिया है तो हो सकता है कर्नाटक का पूछ ले, हो सकता है महाराष्ट्र का पूछ ले, हो सकता है गुजरात का, राजस्थान का, किसी का भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात थोड़ी है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो बताओ भाई कौन सी ऐसी प्रजाति, डबल बार लिख लिया है, तो जो अपने जो गर्दन को ना झटके से पीछे करती है। जैसे मतलब बैठी रहेगी, कभी ऐसे पीछे करेगी फिर ऐसे पीछे करेगी। क्या उल्लू करती है, क्या कौवा करता है। देखो भाई उल्लू जो है इसको रात में अच्छे से दिखाई देता है, दिन में जो है उसको अच्छे से नहीं दिखाई देता है। और उल्लू को कैसा दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। जो कौवा है, कौवा अपना घोंसला स्वयं बनाता है। और जो कोयल होती है, वो कोयल जो है कौवे के घोंसले में जो है अंडा देती है, क्योंकि कोयल और कौवल कौवल कह रहा हूँ, जो कौवा और जो कोयल है दोनों सेम दिखते हैं। तो ठीक है भाई। उसके बाद जो है बसंत गोरी है और मैना है। मैना का क्या है, तो मैना ही इसका करेक्ट आंसर है। जो मैना होती है ना, वही जो है अपने गर्दन आगे पीछे पटके मतलब झटके से करती है, कभी आगे करेगी कभी पीछे करेगी, फिर आगे करेगी फिर पीछे करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर मैना है। उसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। जैसे कि कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में भिन्न कौन सा है, एक दूसरे से भिन्न कौन सा है। मछली ठीक है, कौवा ठीक है, घड़ियाल ठीक है, कछुआ। अब आपको एक चीज जो है इसमें ना आपको सिमिलैरिटीज दिख रही होगी। क्या, मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। घड़ियाल यानी कि क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, पानी में रहता है। कछुआ कहाँ रहता है, पानी में रहता है। क्या कौवा पानी में रहता है, नहीं ना। तो इससे यही जो है डिफरेंट है, ये मतलब इन तीनों से जो है कौवा ही डिफरेंट है। और डिफरेंट पूछा तो कौवा ही इसका आंसर है। 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का जो है पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण किया जाता है। ये सिर्फ पर्यावरण में ही नहीं, ये हमारा टीचिंग मैक्सिम भी है, यानी कि शिक्षण सूत्र भी है कि जो बच्चा है ना, वो हमेशा जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है हमें सिखाना चाहिए। यानी कि जो बच्चे को पहले पता है उस चीज के बारे में उससे पूछो, उसके अनुभव के बारे में पूछो, और उसके बाद जो है फिर जिससे जो नहीं पता है उसको फिर बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4th ऑप्शन है। ये मैंने आपको सीडीपी में भी बहुत अच्छे से करा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है। सीडीपी की वीडियोस देखोगे ना आप, तो वहाँ पे तो मैंने पूरा ऐसा वाइड मैंने आपको करा रखा है, मतलब पूछो ही मत, इतनी डिटेल में करा रखा है। उसके बाद जो है 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। यानी कि पर्यावरण को सीखने के लिए हमें सबसे अच्छा संसाधन कौन सा है, परिवार व सदस्य। परिवार में रह के हम परिवार के बारे में जान सकते हैं, परिवार के प्रति संवेदनशीलता इसमें आती है। तो परिवार, क्योंकि हमारा परिवार तो एक थीम भी है ना, समुदाय, इससे भी बहुत अच्छे से, कम्युनिटी से, सोसाइटी से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। समाचार पत्रों से हमें जो है TLM का पार्ट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का TLM का जो है समाचार पत्र जो है पार्ट है, तो इससे भी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। कक्षा से, केवल कक्षा नहीं होगा तो हमें, क्योंकि डी ऑप्शन इसमें दे भी नहीं रखा है, डी ऑप्शन है भी लेकिन A B C ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर डी भी होता तो हम डी भी लगा देते, लेकिन डी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। कक्षा में जाके आप EVS को कैसे सीख सकते हो। अगर आपको जो है नदी के बारे में सीखना है, तो अगर आपको किसी प्लांट के बारे में सीखना है तो आपको गार्डन में जाना होगा, जंगलों में जाना होगा, झाड़ियों में जाना होगा। तो क्या आप क्लास में बैठे बैठे आप गार्डन, जंगल, झाड़ियों को मतलब इमेजिन कर लोगे, नहीं ना। तो कक्षा उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। तो इसका जो आंसर है 3rd ऑप्शन है, A B C जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 15वें नंबर और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का जो है रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट का जो है साधन नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो निदान उपचार होता है वो तुरंत किया जाता है। अगर बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तुरंत बताओ, उसको हम फाइनल मार्क्स नहीं देते, उसको हम किसी भी प्रकार का ग्रेड नहीं देते हैं। इसमें जो है बच्चे का जो है सुधार की गुंजाइश होती है। इसी के अपोजिट होता है एक योगात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि इसमें जो है फाइनल स्कोर दिया जाए, जैसे कि बोर्ड के एग्जाम हुए, सीटेट के एग्जाम हुए। सीटेट का जो एग्जाम है आप तैयारी करके जाओ और उसमें क्या आपको सुधार की आवश्यकता मिलेगी? जो एक बार मार्क्स आ गया, उसके बाद फिर 6 महीने बाद जब सीटेट आएगा तभी आप दे सकते हो, अदरवाइज आप नहीं दे सकते हो। जैसे कि बोर्ड के एग्जाम 10वीं में जो मार्क्स आपके आ गए वो आ गए, अब वो चेंजेस नहीं हो सकते। हाँ, वो अलग बात है कि आप दोबारा 10वीं कर लो, वो अलग बात है, लेकिन कोई करेगा नहीं। मतलब तो समझ गए फॉर्मेटिव और समेटिव में। पोर्टफोलियो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, रचनात्मक आकलन का पार्ट है। पोर्टफोलियो में क्या रखते हैं हम कि बच्चों की कुछ भी उपलब्धि वगैरह है तो उसमें हम पोर्टफोलियो में रखते हैं फाइल बना के। उसके बाद रैंकिंग स्केल यानी कि बच्चों को जो है क्रम निर्धारण मापनी, यानी कि बच्चे हम उसको जो है मापते हैं, रैंक देते कि अच्छा बच्चे का जो है ड्रेस कितना अच्छा है, 10 में से हम उसको रैंक दे देते हैं। उसके बाद वर्णन अभिलेख नैरेटिव रिकॉर्ड, इसमें भी हम बच्चों के बारे में एक्सप्लेन, किसी बिहेवियर के बारे में एक्सपीरियंस से हम उसको लिखते हैं कि बच्चे में ये बिहेवियर ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। और ये सारी चीज़ें सुधारात्मक है, सुधार किया जा सकता है। अगर बच्चे में कोई भी कमी है तो उसमें सुधार किया जा सकता है, वो फिक्स नहीं हो जाता लाइफ टाइम के लिए। अगर आप बचपन में बदमाश थे तो क्या अभी भी बदमाश हो? नहीं ना, समय के साथ सारी चीज़ें चेंज हुई है। उसके बाद है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण यानी कि एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, जो आपका जो समेटिव असेसमेंट होता है, जो लास्ट टर्म का जो एग्जाम होता है। जैसे कि आपके भी डीएड के एग्जाम हुए थे, डीएड के जो एग्जाम लास्ट टर्म में हुए, वो जो मार्क्स है वो मार्क्स फिक्स हो गए, उसमें क्या कोई बदलाव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यही जो है इसका आंसर नहीं है, यानी कि रचनात्मक आकलन का साधन यही नहीं है। कौन सा नहीं है? तो चौथा नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जितने भी नोट्स हैं सारे हमारे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। और हाँ, सीडीपी की ई बुक जो है मैंने कम्प्लीटली नोट्स जो है मैंने पूरे टॉपिक वाइज सारे जो है हमने ई बुक पब्लिश कर दिया है। जय हिंद, जय भारत।